डिस्क्लेमर, ये ऑडियो नॉवेल केवल मनोरंजन और काल्पनिक कहानी के लिए है। इसमें मौजूद सभी पात्र, घटनाएं और कहानियां काल्पनिक हैं। यदि ये किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से मेल खाती हैं, तो ये केवल एक संयोग होगा। ये सामग्री 18 जोड़ दर्शकों के लिए हो सकती है, इसलिए बच्चे और कम उम्र के लोग इसे न सुनें। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की घृणा, गैर कानूनी या अनैतिक गतिविधि को बढ़ावा देना नहीं है। यदि आपको ये सामग्री पसंद आए, तो हमारे चैनल जेटी नॉवेल लीजेंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद। दांते को अपना परिचय देने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि वे जिस छोटे से घेरे में थे, उसका माहौल बदल गया। दोनों आदमी तुरंत चौकन्ने हो गए और लुइसा के सामने ऐसे खड़े हो गए मानो एक सेकंड भी धीमा होना मौत से भी बदतर होगा। लुइसा खुद कांपने लगी, उसका चेहरा इस तरह से शर्मसार हो गया जैसे उसे सांप ने काट लिया हो। दोनों लेफ्टिनेंट जनरल लड़ाई के लिए तैयार हो गए, उनके एक्सोसूट के माध्यम से उनके चेहरों पर पसीना आ रहा था, जो एक दुर्लभ दृश्य था। दांते वहीं अचंभित खड़ा था, इसलिए नहीं कि उसे पता नहीं था कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है या वह चौंक गया था, बल्कि इसलिए कि वह जितनी तेजी से आगे बढ़ा, उसकी तुलना में वह उतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। बीट्राइस ने शायद अपने जीन को बढ़ाया हो, लेकिन उसे अभी भी बहुत कुछ हासिल करना था, खासकर ये देखते हुए कि इन व्यक्तियों के पास संभवतः उन्हें बढ़ाने वाले कुलीन बायोनिक्स थे। बीट्राइस के लिए, उसने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की। उसने अपनी सहज मुस्कान बनाए रखी और ऐसा लगा कि उसे इस प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। अचानक इतनी दुश्मनी क्यों? क्या हम सभी शुद्ध इंसान नहीं हैं? उसके सामने बैठे तीनों लोग स्तब्ध रह गए, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी प्रतिक्रियाएं बहुत ही असभ्य और अतिशयोक्तिपूर्ण थीं। वे काफी हद तक शांत हो गए, उनके चेहरे पर शर्म और माफी की भावनाएं थीं। हाँ, ये सही है। बात बस इतनी है कि एडमिरल पोर्टिनारी की प्रतिष्ठा उनसे पहले आती है। बाईं ओर का मोटा, भूरे बालों वाला आदमी अजीब तरह से हंसा। ये हमारे जैसे सामान्य लड़ाकों के कानों में गड़गड़ाहट की तरह है। दाहिनी ओर खड़े, दुबले पतले, थोड़े छोटे कद के व्यक्ति ने कटु भाव से टिप्पणी की। हाँ, ये सुनकर अच्छा लगा। यदि मेरे सहयोगी इस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, तो मेरे दुश्मनों की प्रतिक्रिया और भी बेहतर होनी चाहिए, बीट्राइस ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा। ये देखकर कि बीट्राइस को कोई परेशानी नहीं है, दोनों गार्डों ने राहत की सांस ली। लुइसा ने खुद को संभाला, लेकिन अनुभवी दिग्गजों की तुलना में उसे अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने और खुद को संभालने में अधिक समय लगा। मैं अपने व्यवहार के लिए ईमानदारी से माफी मांगती हूँ, लेडी बीट्राइस। आप निश्चिंत रहें कि मैं भविष्य में निकोलाइड्स परिवार की ओर से आपके साथ किए गए व्यवहार की भरपाई करने का प्रयास करूंगी, लुइसा ने गंभीर भाव से थोड़ा झुककर कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बीट्राइस मुस्कुराई। मैं तुम्हारी माफी का सम्मान करती हूँ, लुइसा, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया है, अंकल माइकल मेरे या मेरे परिवार के लिए कोई अजनबी नहीं है। लुइसा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। ओह, मेरा विश्वास करो, मुझे पता है। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे भाई बहनों के बड़े होने के बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था, और पहली बार तुमसे मिलकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। लुइसा ने फिर दांते की ओर अजीब नजर से देखा। उसके दोनों गार्ड भी दांते पर ध्यान दे रहे थे, उनके हाव भाव अस्वाभाविक थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे ब्यूटी एंड द बीस्ट को देख रहे हों, जहां बीट्राइस बीस्ट थी और दांते ब्यूटी। उनकी आंखों में एक स्पष्ट प्रश्न था कि उसके जैसा एक अच्छा युवा यहाँ क्यों रहना चाहेगा। शुरू में लुइसा ने भी उसमें दिलचस्पी दिखाई थी क्योंकि इस ब्रह्मांड में उनके उच्च मानकों के अनुसार वह उसकी उम्र के आसपास एक अपेक्षाकृत अच्छा दिखने वाला शुद्ध मानव पुरुष था। लेकिन अब वो उसे एक मेजपोश से अलग नहीं मानती थी। और क्या मैं इस अच्छे युवा सज्जन का नाम जान सकती हूँ? लुइसा ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं दांते ने सहजता से अपने हाथ जोड़ते हुए अपना परिचय दिया। लुइसा की भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने उन्हें सिकोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने जल्दी से उसे दबा दिया। दांते को स्पष्ट रूप से पता था कि उसने उस परिचय के साथ कुछ सामाजिक गलतियां की थीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे क्या थीं।
और वो उन्हें इतने कम समय में जल्दी से नहीं सीख सकता था। शायद भविष्य में दूसरों को अनावश्यक रूप से अपमानित करने से बचने के लिए वो उन्हें सीखेगा और उनका अभ्यास करेगा। अभी चूंकि वो उन्हें नहीं जानता था, इसलिए वह एक असभ्य जानवर की भूमिका निभाएगा। हालांकि इससे ये लड़की उसे नापसंद कर सकती है, लेकिन बाद में नापसंदगी का प्रशंसा में बदलना असंभव नहीं था। बीट्राइस ने दांते की हरकतें देखी और उसके इरादों को गलत समझते हुए मुस्कुराई। मेरे वाइस एडमिरल पर ध्यान मत दीजिए, वह हाल ही में खोजा गया एक शुद्ध इंसान है जो खो गया था। लुइसा और दोनों गार्ड इस बात से हैरान थे। पिछले कुछ शताब्दियों में शुद्ध मनुष्यों की यादृच्छिक खोज बहुत दुर्लभ हो गई थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से एक के बारे में सुनकर और उसे व्यक्तिगत रूप से देखकर चौंक गए। लुइसा, खास तौर पर, कुछ समझती हुई लग रही थी क्योंकि उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई थी और डांटे की ओर उसकी नज़र कम नाराजगी लेकिन ज्यादा अहंकारी हो गई थी। उसकी आंखों में थोड़ी श्रेष्ठता का भाव था, जैसे कि जब कोई बुर्जुआ परिवार में पला बड़ा इंसान किसी देहाती इलाके के टूटे फूटे लहजे और खराब शिष्टाचार वाले व्यक्ति से मिलता है। मैं समझ गई। खैर, मिस्टर डांटे, मैं आपको सलाह दूंगी कि आप एट्रवर्स पर शिष्टाचार कक्षाओं में दाखिला लें ताकि आप सीख सके कि अपने साथियों के बीच कैसे व्यवहार करना है, लुइसा ने सिर हिलाते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दांते ने अभी उसके साथ कोई परेशानी मोल नहीं लेने का फैसला किया और उसके सुझाव को सहजता से स्वीकार कर लिया। बीट्राइस दांते के स्वभाव को थोड़ा बहुत समझती थी और जानती थी कि उसके लिए यहाँ से आगे की जिम्मेदारी संभालना बेहतर होगा, इसलिए उसने लुइसा के साथ विभिन्न चीजों के बारे में बातचीत शुरू कर दी, जबकि दो गार्ड निगरानी कर रहे थे। सुनकर दांते को शुद्ध मनुष्यों, कुलों और परिवारों के बारे में बहुत सी बातें पता चली, जो उच्च स्तर का गठन करते थे, और उन दो कुलों की निष्ठाओं और शत्रुओं की वर्तमान स्थिति के बारे में भी पता चला जिनसे ये महिलाएं संबंधित थीं। दांते को आश्चर्य हुआ कि क्या बीट्राइस ने ये जानबूझकर किया है, लेकिन फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसे इस बात की चिंता थी कि वह इस काम को कितनी जल्दी निपटा सकता है, और उसकी प्रार्थना जल्द ही पूरी हो गई क्योंकि सभी संभावित कैडेटों को लाइन में लगने के लिए प्रसारण किया गया। उन्हें उनके निर्धारित वर्गों के आधार पर अलग अलग बूथों पर निर्देशित किया गया, जिन्हें 3 पंक्तियों में विभाजित किया गया था: सामान्य बैच, कुलीन बैच और अद्वितीय बैच। इन बैचों के बीच अंतर पहले से ही आकाशगंगा भर में अच्छी तरह से जाना जाता था। सामान्य बैच में औसत पृष्ठभूमि और या क्षमता वाले व्यक्ति शामिल थे जो समाज में शीर्ष पदों पर पहुंचने के लिए स्कूल के संसाधनों और नाम का उपयोग करने और सीखने के लिए आए थे। वे स्कूल के पूरे छात्र समूह का लगभग 98% और नामांकन करने वालों में से कम 89% थे। एलिट बैच में औसत क्षमता वाले लेकिन उच्च श्रेणी की पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति शामिल थे। कक्षा को आगे 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: बेहतर क्षमता और प्रतिभा वाले लेकिन औसत पृष्ठभूमि वाले एलियन और मिश्रित नस्ल, औसत प्रतिभा वाले लेकिन बेहतर पृष्ठभूमि वाले शुद्ध मनुष्य, और बेहतर क्षमता और पृष्ठभूमि वाले शुद्ध मनुष्य। वे पूरे छात्र समूह का लगभग 1.99% और साइन अप करने वालों में से 10% से अधिक थे। अद्वितीय बैच में असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति शामिल थे जो अपनी तरह के अनूठे थे या जिनके पास बिना जीरो गेट के फलों का उपयोग किए जन्मजात जागृत महाशक्तियां थीं। यहाँ पृष्ठभूमि और जाति मायने नहीं रखती थी, केवल उनकी विशिष्टता मायने रखती थी। वे पूरे छात्र समूह का 0.1% से भी कम थे, और इस पंक्ति के लिए केवल 5 लोग कतार में खड़े हुए। आश्चर्यजनक रूप से लुइसा भी उनमें से एक थी। वह डांटे को अपने पीछे कतार में खड़ा देखकर आश्चर्यचकित हुई, लेकिन फिर मुस्कुराई और सिर हिलाया। इस बीच कतार में अन्य 2 मिश्रित नस्ल के और एक विदेशी प्रजाति के लोग थे। दोनों मिश्रित नस्लें मादा थीं, जबकि एलियन संभवतः नर था। पहली मादा चट्टान और मानव का मिश्रण थी, जिसका शरीर मानव जैसा था और मानवीय विशेषताएं थीं, साथ ही चट्टानी त्वचा थी जो खुद से रगड़ खाती थी, जिससे धूल गिरती थी। दूसरी महिला एक वास्तविक लेमिया थी, जिसका ऊपरी शरीर मानव जैसा था और निचला शरीर एक बड़े सांप जैसा था, जिसके लाल रंग के तराजू प्रकाश में चमक रहे थे।
हालांकि वो रूढ़िवादी कपड़े पहने हुए थी, पृथ्वी पर आम चित्रणों के विपरीत जहां उनके बड़े स्तन मुश्किल से ढके होते थे। पहली लड़की ने केवल कलाई और टखनों पर ही ब्रासा और बैंड पहने थे, तथा उसका शेष शरीर, यद्यपि स्त्रियोचित था, किंतु यह आवश्यक नहीं था कि वह इस प्रकार से नग्न हो कि उसके जननांग उजागर हो जाएं। जहां तक पुरुष एलियन की बात है, वह 7.5 फीट लंबा कीट मानव था जिसके चेहरे पर एक बड़ी सूंड थी, दो काली मिश्रित आंखें थीं, और तीखे लेकिन पतले पंख थे जो किसी व्यक्ति को दो टुकड़ों में काटने में सक्षम दिखते थे। वह कुछ हद तक मानव जैसा और दो पैरों वाला था, लेकिन उसमें मानव जीनोम से जुड़ने वाली कोई भी विशेषता नहीं थी। दांते ने उन पर एक नजर डाली और फिर नजरें फेर लीं। हालांकि उन्हें उसकी और लुइसा की तरफ एक से ज्यादा नजरें डालने में कोई हिचक नहीं थी। उनकी नजरें बिल्कुल शत्रुतापूर्ण नहीं थीं, लेकिन वे दोस्ताना भी नहीं थीं। उनकी नजरों में प्रतिस्पर्धा करने और श्रेष्ठता साबित करने का स्पष्ट इरादा था। लुइसा इस बात से बेपरवाह रही और उसने एक प्यारी सी मुस्कान बनाए रखी, जिससे न केवल दूसरों को अलग थलग कर दिया गया बल्कि उन्हें ये भी एहसास हुआ कि वह उन्हें नीची नजर से देख रही है। जहां तक डांटे की बात है, उसने अपनी बाहें मोड़ रखी थीं और अपने हाव भाव को तटस्थ बनाए रखा था, ताकि वह एक अनुभवी और परिपक्व चेहरा पेश कर सके। उन्हें लंबे समय तक कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक लाइट धीरे धीरे पूरे समूह पर स्कैन कर रही थी। प्रत्येक व्यक्ति को सीधे उनके आई चिप्स पर एक संदेश प्राप्त हुआ जिसमें उन्हें प्रवेश के विवरण और होने वाली प्रवेश परीक्षा के बारे में बताया गया। दांते को तब आश्चर्य हुआ जब उन्हें बताया गया कि उन्हें एट्रावस में जाकर मौके पर ही जांच करनी होगी। इटर्नल एकेडमी ने उनकी जांच के लिए एक बीज दुनिया की स्थापना की थी। क्योंकि परीक्षण में कुछ समय लग सकता था, इसलिए उन्हें एक आरामदायक लाउंज में भर्ती कराया गया और बैठने के लिए कहा गया, जबकि उनके शरीर पर गार्ड रोबोटों के साथ साथ उनके अपने एआई चिप्स द्वारा निगरानी रखी गई, जो उनके शरीर की प्रक्रियाओं पर नजर रखे हुए थे। डांटे को लुइसा सहित अन्य 4 लोगों के साथ यूनिक बैच के लिए आरक्षित एक अति शानदार लाउंज में ले जाया गया। सभी ने एक दूसरे से दूर एक सीट ली और बैठ गए। वे अपने सोफे में धंस गए और अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि वे अपने दिमाग से क्वांटम नेटवर्क से जुड़ गए थे। आमतौर पर क्वांटम नेटवर्क को ब्राउज करते समय किसी को इतनी तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। भले ही यह कैसा भी लगे, यह आपके फोन पर ट्विटर देखने या कोई छोटा वीडियो देखने जैसा होगा। आप इसे करते हुए चैट भी कर सकते हैं या फिर चलते या दौड़ते हुए भी इसे कर सकते हैं। ये काफी अलग था जब आपने इस तथ्य पर विचार किया कि एट्रावस उन्नत एफआईवीआर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसके लिए अधिक गहन कनेक्शन की आवश्यकता होगी, जैसे कि यदि आप अपने फोन पर उच्च दांव रैंक वाला मैच खेल रहे हों, तो आप निश्चित रूप से खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए कम शोर वाली जगह पर बैठे बिना ऐसा नहीं कर सकते थे। जब डांटे ने एट्रावस में लॉग इन किया, तो उसे लॉबी में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं थी। अपने क्वांटम होम पेज में, जो मूल रूप से क्वांटम नेटवर्क पर आपका व्यक्तिगत सवा था, वह सीधे किसी भी शब्द पर जाने का फैसला कर सकता था जो बुनियादी एट्रावस सदस्यता के साथ मुफ्त में सुलभ था। समुदाय द्वारा अपलोड किए गए कस्टम वाले के लिए उसे सीधे उनके लिए भुगतान करना होगा। सौभाग्य से उसे उस दुनिया के लिए भुगतान नहीं करना पड़ा जिसे इटर्नल अकादमी ने स्थापित किया था और उसने बीज कोड दर्ज किया जो सीधे उनके द्वारा उसके आई चिप तक पहुंचाया गया था। तुरंत ही डांटे क्वांटम नेटवर्क के माध्यम से अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच गया और वो यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि यह बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा उसने ब्रह्मांडों के बीच आगे पीछे जाने के लिए क्वांटम एंटेंगलमेंट का उपयोग करते समय महसूस किया था। जब वह उतरा तो उसने देखा कि वह एक शून्य जैसे स्थान में खड़ा था, ग्रहों के बीच मंडरा रहा था। इस अंतरिक्ष क्षेत्र में अंतरिक्ष में 2 प्लेटफॉर्म लटके हुए थे जैसे कि किसी चीज से बंधे हों, और दांते उनमें से एक पर खड़ा था। इससे पहले कि डांटे को भ्रमित होने दिया जाता, एक शुद्ध मानव महिला जो स्पष्ट रूप से एशियाई मूल की थी, उसके सामने प्रकट हुई। उसने एक टाइट फिटिंग एक्सोसूट पहना था जो उसके सुडौल शरीर को कसकर पकड़ रहा था और उसके बैंगनी बाल एक चीनी बन में बंधे थे।
जब उसने दांते को देखा तो उसने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसे सिर से पैर तक देखने के बाद उसने खुद से कुछ कहा। अफ्रीकी मूल का एक शुद्ध इंसान आजकल कितना दुर्लभ है। क्या वह मेंसा परिवार से है? दांते का चेहरा उदास हो गया और उसने अपने सामने बैठी महिला को घूर कर देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बड़े प्यार से मुस्कुराई। आह, मेरे आश्चर्य को क्षमा करें। मेरा नाम जू बिंग है और मैं इटर्नल एकेडमी के यूनिक बैच के प्रशिक्षकों में से एक हूँ। मुझे आपके परीक्षक और संभावित प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है क्योंकि यह बताया गया है कि आपके पास अंतरिक्ष से संबंधित महाशक्ति है। उसने अपना परिचय प्रश्नवाचक लहजे में समाप्त किया, लेकिन डांटे ने कोई जवाब नहीं दिया। जू बिंग को इसकी परवाह नहीं थी और उसने उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन खोली और उसे स्क्रॉल करने के लिए अपनी स्क्रीन पर मुकदमा किया। ठीक है, यहाँ लिखा है कि आप डांटे हैं। कोई पारिवारिक नाम नहीं है। ओह, मैं समझ गया, आपको हाल ही में खोजा गया है, 1 सप्ताह भी नहीं हुआ। इससे बहुत कुछ समझ में आता है। जू बिंग ने स्क्रीन से कुछ और विवरण पढ़े और फिर उसे बंद कर दिया। एक बार फिर से डांटे पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, डांटे, तो तुम्हारी फाइल और एडमिशन फॉर्म में लिखा है कि तुम्हारी महाशक्ति टेलीपोर्टेशन से जुड़ी है ना? इस बार दांते ने जवाब दिया, हाँ, ये सामान्य श्रेणी में आता है। जू बिंग ने गुनगुनाया, ठीक है, मैं आपकी बात पर यकीन करना चाहूंगा, लेकिन हमें पहले भी फर्जी एडमिशन मिले हैं और छात्रों ने यूनिक बैच में घुसने की कोशिश की है, इसलिए हमें आपको अंदर जाने देने से पहले आपकी योग्यताओं का परीक्षण करना होगा। कोई बात नहीं, है न? ये समझ में आता है, लेकिन मेरा एक सवाल है। अगर उन लोगों ने इटर्नल एकेडमी में घुसने की कोशिश की, तो विशिष्ट यूनिक बैच का इस्तेमाल क्यों किया गया? सामान्य या अभिजात वर्ग का क्यों नहीं? दांते ने असमंजस में पूछा। इससे पहले कि जू बिंग जवाब दे पाती, डांटे ने उसे उंगली उठाकर रोक दिया। और कृपया ऐसा कुछ न कहें कि सबसे सुरक्षित जगह सबसे खतरनाक है, क्योंकि इस अवधारणा के लिए प्रशासनिक दंडात्मक दल को पूरी तरह से मूर्ख और अज्ञानी होना चाहिए। जू बिंग ने परिपक्व स्वर में हंसते हुए कहा, बेशक, ऐसा नहीं है। इसका कारण सरल है, इसका कारण यह है कि हर कोई इटर्नल एकेडमी में क्यों आता है, जबकि अरबों अन्य अकादमियां हैं जो हमारी तरह ही अच्छी शिक्षा दे सकती हैं। जू बिंग ने पहले खुद की और फिर दांते की ओर इशारा किया। स्वाभाविक रूप से, यह जीरो गेट के लिए है, महाशक्तियों की पवित्र भूमि, जहां सबसे आम आदमी साल में एक बार दूसरी तरफ के 10 सेक्टरों में से प्रत्येक में उत्पादित संघनन के फलों में से एक का सेवन करके प्रमुखता प्राप्त कर सकता है। दांते ने अपनी बाहें मोड़ ली और सिर हिलाया। अगर ऐसा था, तो बात समझ में आती है। हालांकि, अभी भी कुछ कमी थी। फिर भी, जैसा कि मैंने कहा, कोई भी बैच काम कर सकता है। विशेष रूप से यूनिक बैच ही क्यों? जू बिंग ने कंधे उचका दिए। प्राथमिकता, यूनिक बैच में होने के कई फायदे हैं, जैसे जीरो गेट खुलने पर उसमें जल्दी प्रवेश, इसके अंदरूनी कामकाज के लिए बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं, और हमारी अकादमी के कुछ विशेष बायोनिक्स और साइकोनिक्स के लिए प्राथमिकता का विकल्प। ओह, दांते बस इतना ही कह सका। अब वह समझ सकता था कि वह अनोखे बैच में क्यों घुसना चाहता था, लेकिन यह नहीं समझ सकता था कि अनोखे बैच को इतना खास व्यवहार क्यों दिया गया। पहला निष्कर्ष ये होगा कि चूंकि इस अनोखे बैच के पास पहले से ही महाशक्तियां थीं, इसलिए उनके लिए जीरो गेट को पार करना आसान होगा। हो सकता है कि जीरो गेट के पास विशेष नियम हो जो बायोनिक्स, सायोनिक्स और या तकनीक को सीमित करते हों, जिससे ऐसा हो कि केवल उपयोग योग्य चीजें ही महाशक्तियां हों। यदि ऐसा है, तो ये बात बहुत मायने रखती है और ऐसा होना बहुत संभव भी लगता है। ठीक है, तो मूल रूप से मुझे आपके परीक्षक और प्रशिक्षक के रूप में चुना गया था क्योंकि मेरी महाशक्ति भी अंतरिक्ष तत्व की है, इसलिए मैं आपके उपयोग में मार्गदर्शन करने के लिए सबसे उपयुक्त हूँ। जू बिंग ने याद दिलाते हुए अपने हाथ ताली बजाई। तो आगे बढ़ो, अपना इस्तेमाल करो और देखते हैं कि यह सब क्या है। जू बिंग ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। दांते ने हिचकिचाहट के साथ इसका इस्तेमाल नहीं किया।
उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपने चेहरे पर स्पष्ट अविश्वास के साथ जू बिंग को सिर से पैर तक निरीक्षण किया। जू बिंग ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। सावधान रहना अच्छा है क्योंकि आपकी महाशक्ति आपका सबसे बड़ा रहस्य है और इसकी रक्षा की जानी चाहिए। फिर उसने उसे एक तीखी नजर से देखा। मैं तुम्हें कारणों की एक सूची दे सकती हूँ और तुम्हारी सतर्क आत्मा को शांत कर सकती हूँ ताकि तुम अपनी सतर्कता कम कर सको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इसके लायक हो। तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मुझे तुम्हें विशेष सम्मान देना पड़े या तुम मेरे लिए चापलूसी करने लायक बनो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है जो तुम्हें विशेष बनाता है, वह मेरे पास भी है, बल्कि उससे भी बेहतर। अगर आप अपनी महाशक्ति को पूरी तरह महत्व देते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। आप स्कूल में आवेदन रद्द कर सकते हैं और वापस वहीं लौट सकते हैं जहां से आए थे। जू बिंग ने एक कोमल मुस्कान के साथ निष्कर्ष निकाला। दांते ने मन ही मन अपनी आंखें घुमाईं। बीट्राइस ने उसे पहले ही यह समझा दिया था, इसलिए वह जानता था कि अपनी कुछ महाशक्तियों को दिखाने और बाकी को ट्रम्प कार्ड के रूप में छिपाने में सैद्धांतिक रूप से कोई बुराई नहीं है। हालांकि दांते को एक देहाती व्यक्ति की भूमिका निभानी थी जो अपनी पृष्ठभूमि के कारण थोड़ा अज्ञानी था, अन्यथा ये थोड़ा अजीब होता। तो फिर जरूर, दांते ने थोड़े उदास भाव से स्वीकार किया। वह 1 या 2 सेकंड के लिए रुका और गहरी सांस ली। आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए अपने दिल को तैयार किया और अपनी क्वांटम उलझाव क्षमता का इस्तेमाल किया। जिस क्षण उसने इसे सक्रिय किया, उसने महसूस किया कि ब्रह्मांड अपनी जड़ों से विकृत हो रहा है, क्योंकि वास्तविकता टूटने लगी है। उसकी वर्तमान स्थिति की अराजकता और विरोधाभासी प्रकृति के साथ साथ उसकी महाशक्ति की प्रकृति के कारण दोनों ब्रह्मांड बिखरकर एक में विलीन हो रहे हैं, जिससे भाग्य की दिशा हमेशा के लिए बदल रही है। डॉट 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 या दांते ने यही सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन वास्तव में उसने खुद को अपने अपार्टमेंट में अपने असली शरीर के साथ पाया। उसने खुद को सिर से पैर तक थपथपाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ ठीक है और फिर उसने अपनी भौं ऊपर उठाई। वह 1 या 2 दिन से यहाँ नहीं आया था और यह जगह अभी भी नई थी, इसलिए सब कुछ साफ सुथरा था। डांटे ने अपनी आई चिप के साथ पृथ्वी के डिजिटल नेटवर्क से संपर्क किया और कुछ भी दिलचस्प देखने के लिए अपने विभिन्न खातों में लॉगिन किया। उनकी एक महिला मित्र डाहलिया के संदेश तथा अन्य सामाजिक समूहों से प्राप्त ढेर सारे संदेशों के अलावा, जिनमें वे आंशिक रूप से समाजवादी थे, केवल उनके बैंक से ही एक कॉल आई थी। ये देखकर कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, दांते वापस टेलीपोर्ट हो गया। पुनः प्रकट होने पर डांटे ठीक वहीं था जहां उसे लगा कि उसे होना चाहिए, यानी वह सोफे पर था जिस पर वो गायब होने से पहले बैठा था। उसका पूरा शरीर चला गया था और वापस आ गया था, और उसने क्वांटम नेटवर्क से सुरक्षित रूप से डिस्कनेक्ट कर दिया था। सच तो यह है कि इसमें कई तरह की गलतियां हो सकती थीं, लेकिन बीट्राइस ने जो कहा वह सच निकला। महाशक्तियां क्या, कम से कम डांटे की क्वांटम उलझाव महाशक्ति इतनी अदूरदर्शी और सीमित डिजाइन वाली नहीं थी। यह अत्यंत आश्वस्त करने वाला था, और जब वो वापस लौटा तो उसने तुरंत क्वांटम नेटवर्क में लॉग इन किया और विशेष सूक्ष्म जैसे क्षेत्र में पुनः प्रकट हुआ, जहां जू बिंग खाली भाव से देख रहा था, जहां वह हुआ करता था। जब डांटे वापस लौटा तो उसने सिर हिलाकर कहा, देरी के लिए क्षमा करें, मेरा काम हो गया। जू बिंग ने अपना सिर डांटे की ओर झुकाया, जैसे कि वह किसी दुर्लभ नमूने को देख रही हो। आपकी महाशक्ति है लॉग आउट करना और वापस लॉग इन करना। दांते अवाक रह गया। नहीं, ये क्वांटम टेलीपोर्टेशन है। मेरा असली शरीर लाउंज क्षेत्र से बाहर निकल गया है। अगर आपके पास कोई कैमरा और रिकॉर्ड है तो आप उसे देख सकते हैं। ओह, जू बिंग ने धीरे से कहा, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की और चुपचाप डांटे को देखती रही। दांते ने गहरी भौहें सिकोड़ी और आह भरी। आपको बस जांच करने की जरूरत है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं इस तरह की किसी बात को गलत साबित कर सकूं। इसके अलावा, मुझे पोटिनारी परिवार ने सिफारिश की थी, और आपको लगता है कि वे इसके लिए अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद करने का जोखिम उठाएंगे। जू बिंग वहीं खड़ी रही और एक नर्म मुस्कान के साथ दांते को शांति से घूरती रही। दांते की अभिव्यक्ति आखिरकार ठंडी हो गई। अगर इसके बाद कोई समीक्षा अनुभाग है,
तो मैं एक खराब समीक्षा अनुभाग छोड़ना सुनिश्चित करूंगा और प्रशासन को आपके गलत कामों की रिपोर्ट भी करूंगा। हम जू बिंग अंततः हिली। उसने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए और आकाश की ओर देखते हुए सोचा। दांते फिर से अवाक रह गया। क्या इसी बात ने उसकी प्रतिक्रिया को जन्म दिया था? हाँ, बहुत ज्यादा जोखिम है। वह झिझकते हुए बुदबुदाए और अंत में डांटे की ओर ऐसे देखा जैसे वो कोई परेशानी खड़ी कर रहा हो। फिर उसने अपने सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन खोली और कुछ वीडियो को लापरवाही से स्क्रॉल किया। दांते ने चुपचाप इस जू बिंग महिला को देखा और उसकी अभिव्यक्ति बहुत सुखद नहीं थी। वह नहीं जानता था कि सभी महाशक्तिशाली व्यक्तियों की मानसिकता इतनी दिलचस्प होती है या नहीं, लेकिन उसे लगा कि इस व्यक्ति से निपटने से उसका तनाव स्तर अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या प्रवेश के बाद नए प्रशिक्षक के लिए आवेदन करना संभव है। उन्होंने गंभीरता से कहा। जू बिंग, जो आराम से और आलस से स्क्रॉल कर रही थी, कांप उठी और होलोग्राफिक स्क्रीन बंद कर दी। उसका प्लेटफॉर्म आगे की ओर बढ़ा और डांटे के सामने आ गया, जिससे वह व्यक्ति चौंक गया। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर तुम अपनी योग्यता साबित कर दोगे, तो न सिर्फ मैं, बल्कि हर कोई तुम्हारे साथ राजा जैसा व्यवहार करेगा। उसने यह बात यथासंभव विनम्रता से कही और डांटे ने एक कदम पीछे हटकर उसे संदेह भरी निगाहों से देखा। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अचानक उसे समझ आ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा प्रतीत होता था कि विशिष्ट बैच के किसी सदस्य द्वारा अस्वीकार किए जाने पर कठोर दंड का प्रावधान था, इसलिए उस भाग्य को भुगतने के बजाय उसने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। कैसा व्यक्तित्व था इसका। ठीक है, मैंने तुम्हारी महाशक्ति की पुष्टि कर दी है। न केवल तुमने टेलीपोर्ट किया, बल्कि तुमने पूरी अनंत अकादमी और आसपास के स्थानिक निगरानी वाली आकाशगंगा की सीमा को पूरी तरह से छोड़ दिया। इतना ही नहीं, तुमने नवीनतम तकनीक का उपयोग करके हमारे द्वारा बनाए गए स्थानिक अवरोध को भी तोड़ दिया। जू बिंग ने शुरुआत में शांति से बात की, लेकिन अंत में उसकी आवाज और भी गंभीर हो गई। केंद्रीय सर्वर पर आपके विवरण अपलोड करने के बाद आपकी योग्यता के लिए रेटिंग है एसएसएस ग्रेड। अंत में उसकी आवाज रुक गई और डांटे कम से कम इतना समझदार था कि उसे एहसास हो गया कि यह बहुत अच्छा था। बहुत बहुत अच्छा। जू बिंग ने तुरंत गंभीर भाव से डांटे को प्रणाम किया। मिस्टर डांटे, मुझे अपने पिछले व्यवहार के लिए खेद है। अकादमी की वर्तमान संरचना और जीरो गेट के लिए प्रतिस्पर्धा की प्रकृति के कारण मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि महाशक्तियों वाले एक शुद्ध इंसान को बुनियादी सम्मान देने के लिए भी एक अच्छे कारण की आवश्यकता होती है। इस अकादमी में ऐसे राक्षस हैं जिन्हें आप समझ नहीं सकते, मैं आपसे वादा करता हूं। कुछ लोग 3 अंकों में एसडीआई के साथ पैदा हुए हैं और उनके पास नवीनतम बायोनिक्स और सायोनिक्स हैं जिन्हें प्राप्त करना कुछ विशेषाधिकार प्राप्त जातियों के लिए भी कठिन है। ये सुनकर दांते के चेहरे पर गुस्सा आ गया और उसका दिल भारी हो गया। उसे पता था कि वह इस ब्रह्मांड के निवासियों से बहुत पीछे है, खासकर एक प्रतिष्ठित अकादमी में, जिसमें पूरे ब्रह्मांड के सभी बेहतरीन युवा इकट्ठा होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। अपने वर्तमान एसडीआई 2 पॉइंट के साथ, वह उनमें से किसी की हरकतों पर प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम नहीं हो सकता। वह एक पल वहां खड़ा होकर विशेष महसूस कर रहा होगा और अगले ही पल उसका सिर उड़ सकता है। उसे तो ये भी पता नहीं होगा कि उसकी मौत कैसे हुई। हालांकि, दांते, निराश मत हो। मैंने तुम्हें जो बताया उसके बावजूद, ऐसे छात्र ज्यादातर सामान्य और कुलीन बैच में हैं, और जब मैं उनके पास से गुजरता हूं तो वे मुझसे एक नज़र भी पाने के योग्य नहीं होते हैं, फिर भी उन्हें मेरी उपस्थिति में झुकना पड़ता है। जू बिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक विशेष शक्ति है जो क्वांटम विज्ञान द्वारा पूरी तरह से समर्थित है और अभी भी प्राचीन युग के रहस्यवाद के तत्वों को बरकरार रखती है। ये क्षमताएं हमारे वर्तमान ब्रह्मांड में किसी भी चीज और हर चीज से परे हैं, चाहे वह पैसा हो, शक्ति हो, प्रसिद्धि हो या फिर ताकत हो। कारण सरल है। यहाँ तक कि आप जो हमारी शुद्ध मानव जाति में आनुवंशिक रूप से इतने पिछड़े हैं, उनके मामले में भी हम संसाधनों और वैज्ञानिक तरीकों के साथ समय रहते आपके सिर को 3 अंकों तक बढ़ा सकते हैं।
हम आपको सैन्य प्रयोगशालाओं से ताज़ा सबसे अच्छे बायोनिक्स से लैस कर सकते हैं। हम आपको वैज्ञानिक संस्थानों से सबसे अच्छे साइकोनिक्स से भी लैस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम आपके मस्तिष्क में नवीनतम क्वांटम आई चिप भी लगा सकते हैं। हालांकि एक चीज जो न तो हम शुद्ध मनुष्य और न ही कोई अन्य प्रजाति वर्तमान में कर सकती है, वह है आपको महाशक्तियां प्रदान करना। जीरो गेट के साथ भी विभिन्न कारणों से महाशक्ति अधिग्रहण की गारंटी नहीं है। एक व्यक्ति जो जीरो गेट में प्रवेश करता है और एक महाशक्ति प्राप्त करता है, भले ही वह कुछ सेकंड के लिए हवा में तैरना हो, वह सबसे अच्छे गैर महाशक्ति उपयोगकर्ता से भी कहीं बेहतर स्थिति में होता है। यहाँ तक कि सुपर पावर वाले उपयोगकर्ताओं के बीच भी सुपर पावर की गुणवत्ता के आधार पर अंतर होता है। एफ रेटेड क्षमता वाला एक सुपर पावर वाला व्यक्ति बिना सुपर पावर वाले किसी भी व्यक्ति पर कदम रख सकता है, लेकिन ई ग्रेड सुपर पावर वाला व्यक्ति एफ ग्रेड सुपर पावर उपयोगकर्ता पर कदम रख सकता है और यह क्रम रैंक बढ़ने के साथ चलता रहता है। जू बिंग ने हिचकिचाते हुए कहा, आप एसएसएस के साथ, ये सर्वोच्च रैंक नहीं है, लेकिन ये केवल एक कदम नीचे है। जहां तक हमने जो दर्ज किया है, पूरे ब्रह्मांड में लगभग 500 लोग फैले हुए हैं, जिनमें से लगभग अनगिनत जीवित प्राणी आपके समान महाशक्ति की रैंक रखते हैं। अब आप 1% के भीतर 1% हैं, और यह आपकी शुद्ध मानव की स्थिति को भी नहीं बढ़ा रहा है। हालांकि, दांते, आपको प्रवेश दिए जाने से पहले मुझे आपको ये याद दिलाना होगा कि यह ग्रेडिंग अस्थायी है, और यह अभी आपके लिए अनन्य है। जू बिंग ने असहाय भाव से कंधे उचका दिए। कारण सरल है, हम वास्तव में आपकी शक्ति की सीमा और ऊपरी सीमा को नहीं माप सकते। हालांकि, केवल निचली सीमा से, या जो हम सत्यापित कर सकते हैं, वह इतना भयावह है कि आपको ये ग्रेडिंग दी गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी सुधार की गुंजाइश है, और यदि आप बेहतर क्षमताएं प्रदर्शित करते हैं तो आप और ऊपर उठ सकते हैं। हालांकि, यदि आपकी शक्ति की सीमा यही है, या कोई गलतफहमी है, तो इसे अपने तक ही सीमित रखें। ये सबसे अच्छा है। दांते इस बिंदु तक चुपचाप सुन रहा था, लेकिन जब जू बिंग इस बिंदु पर पहुंची तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसे यह बताना कि सुधार की गुंजाइश है, समझ में आता है, लेकिन उसे असंगतियों और खामियों को छिपाने के लिए कहना, क्या आप, मेरे प्रशिक्षक के रूप में, किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करते हैं यदि आपके द्वारा यूनिक बैच में पढ़ाए जाने वाले छात्र के पास उच्च श्रेणी की महाशक्ति है? दांते ने स्पष्ट रूप से पूछा, हालांकि वह पहले से ही इसका उत्तर जानता था। जू बिंग केवल मुस्कुराई। दांते ने अंदर ही अंदर आह भरी और सिर हिलाया। ठीक है, तो क्या हमारा काम पूरा हो गया? ये सही है। आप लॉग आउट कर सकते हैं और अपना प्रवेश पूरा करने के लिए प्रक्रियाओं का पालन कर सकते हैं। आपको आपके छात्रावास में ले जाया जाएगा और फिर कल ओरिएंटेशन शुरू होगा। तब मिलते हैं, जू बिंग ने शांत भाव से कहा, और वह मुड़ा और गायब हो गया। दांते ने उसे चुपचाप जाते हुए देखा और फिर लॉग आउट भी कर दिया। उसने सोफे पर अपनी आंखें खोली और देखा कि बाकी लोग खड़े हो गए थे और जाने वाले थे। स्पष्ट रूप से, वे पहले से ही अपने प्रदर्शन और परीक्षण कर चुके थे। दांते भी खड़ा हो गया और उसे एक गाइड मिला जो एक महिला एंड्रॉयड थी जो उसे अपने कमरे की ओर ले जाने का इशारा कर रही थी। टेलीपोर्टर की ओर बढ़ने के बाद, गाइड ने उनके गंतव्य का विवरण अपनी एआई चिप पर भेजा और जैसे ही दांते ने कदम रखा, चिप ने स्वचालित रूप से निर्देशांक टेलीपोर्टर में दर्ज कर दिए। दांते को स्वयं कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब दांते दूसरी ओर दिखाई दिया, तो वह एक छोटे से कमरे के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, जिसमें एक छोटा सा आंगन था और साथ ही एक अजीब मशीन थी जो हरे रंग से चमक रही थी, जो सामने से कूड़ेदान की तरह लग रही थी, जिसके बारे में दांते जानता था कि वह एक क्वांटम ट्रांसपोर्टर है। मूल रूप से, इसने ऑनलाइन ऑर्डर किए गए पैकेज या यहाँ तक कि भोजन भी डिलीवर किया। अब 3 दिन की शिपिंग या उसी दिन डिलीवरी नहीं, यह अब तत्काल शिपिंग थी, अंतरराष्ट्रीय भी नहीं, बल्कि अंतरिक्षीय। आप सोच रहे होंगे कि यदि उनके पास ये तकनीक थी, तो वे मनुष्यों को क्यों नहीं ले जा सके और डांटे की तथाकथित महाशक्ति को अमान्य क्यों नहीं कर सके? खैर, अधिकांश चतुर लोग पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि कारण बहुत सरल और स्पष्ट था।
क्वांटम परिवहन में किसी वस्तु को उसके आणविक और परमाणविक संरचना से क्वार्क और क्यूबिट्स में तोड़ना और फिर उन्हें निर्दिष्ट क्वांटम रिसेप्शन बिंदु पर पुनः जोड़ना शामिल है। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, निर्जीव वस्तुओं को तोड़ना, जिनमें जीवन नहीं है, अधिकांश समय ये काफी अच्छा होता है। किसी जीवित प्राणी के साथ भी ऐसा ही करना बहुत ही गलत सलाह है। इसके अलावा कृपया पौधे या जानवर न डालें, आप बीमार कमीने। दांते को वर्चुअल कुंजी दी गई थी जिसे उसके एआई चिप में डाउनलोड किया गया था और उसकी आईडी से जोड़ा गया था। इस तरह पूरी इमारत उसके नियंत्रण में आ गई। हर सुविधा उसके दिमाग द्वारा नियंत्रित थी, जैसे कि वह मानसिक रूप से सक्षम हो। दरवाजा अपने आप ही उसके लिए खुल गया और उसे उस अवधि के लिए रहने की जगह दिखाई दी जब तक वह यहाँ नामांकित रहेगा। इटर्नल एकेडमी एक ऐसी जगह थी जहाँ जमीन का हर टुकड़ा सोने जैसा था, क्योंकि ब्रह्मांड में अनगिनत लोग अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजने के लिए संघर्ष करते थे। बेशक, जबकि उनके पास भूमि क्षेत्र का विस्तार करने और अधिक लोगों को शामिल करने की तकनीक थी, फिर भी वे ऐसा क्यों करेंगे? नामांकन को नियंत्रित करने और प्रतिष्ठा बनाए रखने के साथ साथ बाहरी हस्तक्षेप को सीमित करने के लिए रहने की जगह के मामले में क्षेत्र को पूरी तरह से तय करना और केवल आवश्यक सुविधाओं के लिए भूमि जोड़ना सबसे अच्छा था, जिससे अकादमी में अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्य आए। अतः एक अति उन्नत विज्ञान कथा जगत में भी स्कूल अभी भी लालची थे, जो पीढ़ीगत ज्ञान को रोक रहे थे तथा पोषण की अपेक्षा परिणामों को अधिक महत्व दे रहे थे। फिर किसी को क्या उम्मीद थी? जब तक सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष और अछूते एआई द्वारा संचालित नहीं होगी, तब तक मानवीय तत्व हमेशा सबसे सफेद कैनवास को भी काला करने का तरीका ढूंढ लेंगे। डांटे ने देखा कि उसके अपार्टमेंट में एक बेडरूम, एक स्टडी, एक किचन, एक लिविंग रूम और साथ ही 2 बाथरूम थे। अपने आकार के हिसाब से ये काफी शानदार था और लगभग उसके मिट्टी के बाथरूम जितना ही अच्छा था। लेकिन अंतरिक्ष में इस तैरते हुए भूभाग पर ये व्यावहारिक रूप से 3000 एकड़ का विला था। दांते को अच्छी तरह से पता था कि यह न केवल यूनिक बैच में होने के लिए, बल्कि एक शुद्ध मानव होने के लिए भी एक विशेषाधिकार था। पोटिनारी परिवार के साथ उसका संबंध और साथ ही उसकी उच्च रैंक वाली महाशक्ति। अंतिम कारण संभवतः 90% था। अनंत अकादमी के साथ अपनी संक्षिप्त मुलाकात के बाद दांते का निष्कर्ष ये था कि यह अकादमी आपके वस्तुनिष्ठ मूल्य की दृढ़ता से परवाह करती है और आपके कथित मूल्य के अनुसार ही आपके साथ व्यवहार करेगी। दांते को लग रहा था कि ज़ुबिंग का व्यवहार शायद अनोखा न हो, लेकिन यहाँ एक आम स्वभाव और व्यवहार हो सकता है। अगर ऐसा है, तो लो प्रोफाइल होने का कोई प्रोत्साहन नहीं था। ऐसा लगता था कि आपकी प्रोफाइल जितनी ऊंची होगी, आपकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी और आपके साथ उतना ही अच्छा व्यवहार होगा। ये समझकर डांटे ने अपना काम जारी रखा और कोई परेशानी नहीं पैदा की। सबसे पहले उसने अपने घर की जांच की और क्वांटम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जो कुछ भी सार्वजनिक था, उसे डाउनलोड करने से पहले उससे परिचित हुआ। दुर्भाग्य से हर विवरण उपलब्ध नहीं था, लेकिन ये बहुत कुछ करने के लिए पर्याप्त था। अन्य तकनीकों के साथ मिलकर जो उसने उधार ली थी, यह आने वाले लंबे समय तक पृथ्वी पर बहुत कुछ करने के लिए पर्याप्त थी। दांते अपने बिस्तर पर बैठ गया और क्वांटम नेटवर्क खोला और फिर नेटवर्क पर सबसे लोकप्रिय ई कॉमर्स स्टोर पाया जिसका नाम था, आपने अनुमान लगाया, एट्रामॉल। उसने स्टोर ब्राउज किए और फिर 2 चीजें खरीदी जिनकी उसे जरूरत थी। दोनों आइटम एक एट्रान के 100वें 1000वें हिस्से से भी कम थे और डांटे ने इसे अपने क्वांटम टेलीपोर्टर तक पहुंचाया। वो बाहर गया और फिर मशीन ने एक वेंडिंग मशीन की तरह उसके पैक किए गए सामान को बाहर निकाल दिया, जिससे डांटे मुस्कुराया। उसने दोनों चीजें ली और उन्हें अपने कैप्टन की जैकेट की जेब में रख लिया और फिर एक बार फिर अपने बिस्तर पर बैठ गया। एक हल्की सांस के साथ वह अपने गृह ब्रह्मांड में वापस आ गया, ठीक उसी लिविंग रूम में जहां से वह गया था। वह सोफे पर बैठा था और अपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की गड़गड़ाहट के अलावा सन्नाटा था। दांते ने अपना पुराना आईफोन टेबल पर छोड़ दिया था, लेकिन अब उसे इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि उसका एआई चिप पृथ्वी के संचार नेटवर्क से जुड़ा था,
चाहे वह सेलुलर हो या इंटरनेट, और फिर दांते के संबंधित व्यक्तिगत खातों तक पहुंच बना रहा था। ऐसा आसानी से किया जा सकता था क्योंकि इससे डांटे के फोन और ई सिम से डिटेल्स निकल जाती थीं। तकनीकी रूप से वह आसानी से ग्रह पर मौजूद हर किसी की डिटेल्स को हैक कर सकता था, लेकिन उसे अभी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अभी भी अनंत ब्रह्मांड में खुद को स्थापित करने और अपने ग्रह ब्रह्मांड में अपनी उंगलियां डुबाने से पहले अधिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत शक्ति प्राप्त करने पर केंद्रित था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि कुछ भी करने को नहीं था, और यही कारण था कि वह वापस आ गया। आधुनिक युग की एक बात यह है कि इंटरनेट के आगमन के साथ बहुत सी चीजें पता लगाने योग्य हो गईं, और बहुत सारी जानकारी बहुत तेजी से दुनिया भर में साझा की गई। इस प्रकार, यदि वो कुछ महीनों तक प्रतीक्षा करता, जब उसके बायोनिक्स और सायोनिक्स स्थापित हो जाते, उसकी आजीविका सुरक्षित हो जाती और उसके पास कार्यभार संभालने के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो जाती, तो उसे अत्यधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता, क्योंकि वह सचमुच इन सभी क्रांतिकारी चीजों के साथ कहीं से भी प्रकट हो जाता और बहुत तेजी से शक्ति एकत्रित कर लेता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कई गुट और सरकारें चिंतित हो जाएंगी और हर तरह से उसके खिलाफ जाना शुरू कर देंगी, वित्तीय, राजनीतिक और सबसे खराब स्थिति में उसे बाधित करने और कुचलने के लिए कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करेंगी। इसे रोकने या नियंत्रित करने का सबसे सरल तरीका एक सार्वजनिक और स्पष्ट, साथ ही विश्वसनीय और अकाट्य रोडमैप तैयार करना था जो उसके वर्तमान स्थान तक ले जाए। उदाहरण के लिए, यदि दांते ने बिना किसी रोडमैप के अपने नाम से विभिन्न कंपनियों और प्रयोगशालाओं के माध्यम से इन वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियों को जारी करना शुरू कर दिया, तो शुरू में तो ये ठीक ही था, जब तक कि सवाल नहीं आ गए। सवाल आमतौर पर बहुत तीखे होते थे, जैसे कि पैसा कहाँ से आया। दूसरे, वे पूछते थे कि उसने अपनी योग्यताएं कहाँ से हासिल की। तीसरे, उसने ये ज्ञान कहाँ से सीखा और वो वहाँ कैसे पहुंचा जबकि उससे पहले इतने सारे होशियार लोग असफल हो गए थे। उसे इन सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्हें धीरे धीरे इस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा सकता था कि बाद में उसे अंतहीन सिरदर्द हो। ऐसे में, जब तक कि वह सैन्य बल का इस्तेमाल करके सत्ता हथियाने की योजना न बना ले, धीमी गति से रोडमैप बनाना ही समझदारी और बेहतर था। इस उद्देश्य से दांते ने धन, शिक्षा और योग्यता के 3 प्रश्नों को हल करने की योजना बनाई थी। इसे प्राप्त करने के लिए उसे समाज में अपने वर्तमान स्थान और स्थिति से जैविक और तार्किक तरीके अपनाने की आवश्यकता थी, इसलिए उसने जो पहली वस्तु खरीदी वह अपरिहार्य थी। डांटे ने पैकेज खोला और सील हटाकर आइटम को अपने कमरे में अपनी टेबल पर रख दिया। यह एक छोटा सा काला बॉक्स था जिसमें बिजली प्राप्त करने के लिए एक पोर्ट को छोड़कर कोई उद्घाटन नहीं था। हालांकि डांटे ने इसे अपने कमरे में किसी भी सॉकेट में प्लग करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि ये छोटा काला बॉक्स एक पीढ़ी 3 लघु क्वांटम रास्पबेरी पाई था। दूसरे शब्दों में, यह एक जेब के आकार का क्वांटम कंप्यूटर था। इसकी विशेषताओं को समझाना बहुत कठिन था, लेकिन यह इस ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिकी को नष्ट कर सकता था, यहाँ तक कि विभिन्न विदेशी जातियों को भी ध्यान में रखते हुए, जिन्हें दांते ने इस ब्रह्मांड के क्वांटम नेटवर्क से जुड़ने पर खोजा था। और फिर भी, इस चीज की कीमत उसे $200 के बराबर पड़ी। फिर डांटे ने दूसरी चीज निकाली जो उसने खरीदी थी और फिर निर्माता के निर्देशों का पालन करते हुए उसे जोड़ा। उसने टैंक खोला और उसमें पानी भरकर उसे भर दिया और फिर निर्देशों का पालन करते हुए उसे कसकर सील कर दिया। उसके बाद, उसने इटर्नल यूनिवर्स की तकनीकी स्तर और उत्पादों की आसमान छूती समीक्षाओं पर भरोसा करने से पहले इसे चालू करने में संकोच किया। एक हल्की गुनगुनाहट के साथ, ये चालू हो गया और टैंक में पानी उबलने लगा और फिर पागलपन की हद तक मुड़ गया। आउटपुट पोर्ट के पास लगा इंडिकेटर हरा चमक उठा, जिसका मतलब था कि यह ठीक से काम कर रहा था। डांटे के पीले चेहरे पर फिर से रंगत लौट आए और उसने राहत की सांस ली। उनकी प्रतिक्रिया का कारण ये था कि यह उत्पाद 100% कुशल अल्ट्रा मिनिएचर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर था। यह एक टेबलटॉप डिवाइस था जिसका उद्देश्य अनंत ब्रह्मांड के सबसे आम उपकरणों को बिजली देना था और यह सबसे कम गुणवत्ता वाले पावर बैंक के बराबर था।
इसकी लागत मात्र $3 थी और यह अनंत ब्रह्मांड में एक औसत बच्चे की विज्ञान मेला परियोजना के बराबर थी, जिसे वे आसानी से एक साथ जोड़ सकते थे। फिर भी यह चीज संभवतः इस ग्रह के हर घर को बिजली दे सकती है। तुलनाएं सचमुच घृणित थीं। दांते का लक्ष्य बहुत सरल था। वो हर समय यहाँ शारीरिक रूप से मौजूद नहीं रह सकता था, लेकिन ये क्वांटम कंप्यूटर उसकी हर जरूरत को पूरा कर सकता था, क्योंकि यह एक उन्नत सिस्टम आई के साथ आया था। इसके अंदर का आई मस्तिष्क चिप्स में मौजूद आई जितना उन्नत नहीं था, लेकिन यह इस धरती के मनुष्यों द्वारा अपनी फिल्मों और टीवी शो में दिखाए जाने वाले किसी भी चित्र को पार करने के लिए पर्याप्त था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह केवल आधार एआई था। उपयोगकर्ता की आवश्यकता के आधार पर कस्टम उपयोग वाले चाइल्ड आई को आसानी से बनाया जा सकता है और एक ही समय में चलाया जा सकता है, जब तक कि आप पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करते हैं। यही कारण था कि लघु परमाणु रिएक्टर की आवश्यकता थी। इस स्तर के आई को स्पष्ट रूप से दीवार सॉकेट द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता था। ऐसा करने में डांटे अपने अपार्टमेंट से जुड़े हर बिजली संयंत्र को नष्ट कर देगा और स्टार्टअप पर बिजली की कमी के कारण मिनी क्वांटम कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा। मिनी परमाणु रिएक्टर काफी अच्छा था। इसकी उच्च विद्युत उत्पादन क्षमता इतनी थी कि बिना किसी बाहरी इनपुट के क्वांटम कंप्यूटर का निरंतर उपयोग किया जा सकता था, क्योंकि यह प्रणाली अंतहीन रूप से नवीकरणीय थी और इससे लगभग कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता था। यदि शाश्वत ब्रह्मांड के लोग बच्चों को इसके साथ खेलने देने में सहज थे, तो आप जानते हैं कि इसका खतरा रेटिंग अत्यंत कम था। दांते ने मिनी क्वांटम कंप्यूटर को मुख्य पोर्ट में प्लग किया और ये तुरंत चालू हो गया। वो यह इसलिए बता सकता था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इसके चारों ओर जगह थोड़ी टेढ़ी हो गई है और उसकी मेज के आसपास का क्षेत्र किसी मॉडल की खराब तरीके से की गई फोटोशॉप की तरह मुड़ गया है ताकि उसकी संपत्तियों का आकार बढ़ सके। इतना ही नहीं, क्वांटम कंप्यूटर ने उसके आई चिप से जुड़कर उसे अपना यूजर बना लिया। इसका मतलब ये था कि अगर डांटे ने इसे किसी और को भी दिया होता, तो भी आई चिप और सिटीजन आईडी के बिना वह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। दांते ने बेस एआई को पर्यवेक्षी भूमिका निभाने की अनुमति दी, जबकि उन्होंने चाइल्ड एआई का निर्माण किया। पहला था स्टूडेंट एआई, जो उसके नाम का उपयोग करके पृथ्वी के इंटरनेट से जुड़ता था और बहुत सारे ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए साइन अप करता था, जहां उसे अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं होती थी। यदि वह ऐसा करता भी, तो बाले आई आसानी से स्क्रीन पर उसका एक 3D मॉडल बना सकता था, जो जीवंत दिखता, वीट्यूबर जैसा, लेकिन उससे कहीं अधिक परिपूर्ण। जहां तक पाठ्यक्रमों की बात है, ऐसे कई विश्वविद्यालय थे जो ऑनलाइन थे और ऐसे पाठ्यक्रम प्रदान करते थे। कुछ धन जुटाने के लिए सस्ती फीस लेते थे और कुछ उच्च फीस लेते थे क्योंकि उनके पास वास्तव में सार्थक मान्यता थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि डांटे को इसकी परवाह नहीं थी। एआई को बस अगले कुछ महीनों में विभिन्न वैज्ञानिक विषयों पर अधिक से अधिक पाठ्यक्रम तैयार करने थे और फिर उनमें बहुत उत्कृष्टता हासिल करनी थी। इस तरह वह आसानी से ज्ञान अर्जित कर सकता था। दूसरा बच्चा एआई टाइकून एआई था, जो उसे अमीर बनाने वाला था। डांटे ने स्टूडेंट एआई द्वारा अर्जित अपनी घटिया डिग्री को नौकरी खोजने के लिए नहीं लिया, और यह व्यर्थ होगा। ये पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले स्कूल पहले से ही सस्ते थे क्योंकि कोई भी सम्मानित कंपनी ऐसे स्नातकों को काम पर नहीं रखेगी। इसलिए उसे अपने नाम से अपनी प्रयोगशालाएं स्थापित करनी होंगी और खुद ही मुख्य शोधकर्ता बनना होगा। सौभाग्य से आज के अमेरिका में किसी को प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने, संबंधित परमिट प्राप्त करने, उपकरण खरीदने और आवश्यक कर्मचारियों को नियुक्त करने के अलावा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में अधिकांश अनुप्रयुक्त विज्ञान से संबंधित स्नातक आपको बताएंगे कि प्रयोगशाला स्थापित करने में सबसे कठिन काम पैसा खर्च करना था, क्योंकि प्रयोगों को चलाने के लिए आवश्यक मशीनों और उपकरणों को प्राप्त करने में बहुत अधिक धन खर्च होता था। जाहिर है, टाइकून एआई उस पर था। ये कैसे पैसे कमाता था? यह विभिन्न इंटरनेट जॉब करके होता था जो कम समय में और जल्दी भुगतान करने वाले होते थे, जैसे कि 8 कमीशन। क्वांटम लेवल एआई के साथ
आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि यह किसी भी उपशैली में 20 शब्द प्रॉम्प्ट के आधार पर शीर्ष स्तरीय गुणवत्ता की पूरी एनीमे श्रृंखला उत्पन्न कर सकता है, इसलिए केवल कमीशन कुछ भी नहीं था। एआई वेब उपन्यास भी लिखेगा और उन्हें कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेगा जो उनके लिए अच्छा भुगतान करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक लेखक इसकी अध्याय अपलोड गति और यांत्रिक सटीकता को हरा नहीं सकता है, इसलिए यह एक दिन में सैकड़ों अध्याय प्रकाशित कर सकता है, लेकिन जाहिर है कि इसे यथार्थवादी बनाने के लिए इसे धीमा करना सबसे अच्छा होगा। टाइकून एआई सभी शैलियों के गेम भी विकसित कर सकता है, जिसमें डेंगरोनपा जैसे 2D एनीमे जैसे गेम से लेकर गेंशिन इम्पैक्ट जैसे 3D एनीमे गेम और द सिम्स जैसे 3D यथार्थवादी गेम शामिल हैं। ये कुछ भी सेकंड में कोड कर सकता है और थोड़े से प्रशिक्षण के साथ सभी परिसंपत्तियों का उत्पादन कर सकता है। आपने क्या सोचा था कि टाइकून एआई बैंकों को हैक करेगा, स्टॉक मार्केट के साथ खेलेगा और अमीरों से गुप्त रूप से पैसे चुराएगा? ये बहुत भोलापन और घिसा-पिटापन था, और यह साफ और अकाट्य धन प्राप्त करने के मुद्दे को हल नहीं कर रहा था। इंटरनेट पर इस तरह की नौकरी करना, बिना किसी शारीरिक दिन की नौकरी के, स्वच्छ इलेक्ट्रॉनिक निशानों के साथ जल्दी से पैसा इकट्ठा करने का एकमात्र तरीका था। यही कारण है कि इतने सारे लोग ऐसा करते हैं। भले ही पेंटागन, सीआईए, एफबीआई, अमेरिका की अन्य सरकारी एजेंसियां और यहां तक कि अन्य बड़े देश भी दांते पर उतरना चाहें, जब वह अपने कुछ निष्कर्षों को जारी करेगा तो वे अवाक रह जाएंगे। लड़का एक अच्छे परिवार से था और जीवन भर उसके ग्रेड औसत से ऊपर रहे। कोई अपराध नहीं, बहुत साफ सुथरी सेक्स लाइफ जिसे झूठे बलात्कार के आरोपों से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता था और न ही किसी अवैध ड्रग के सेवन से। लड़का एक सामाजिक रूप से कुशल सुंदर बेवकूफ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप ऐसे किसी व्यक्ति से कैसे निपटते हैं? वे यह मानने के लिए अधिक इच्छुक होंगे कि वह एक प्राकृतिक प्रतिभा थी जो किसी भी गलत काम की तुलना में बाद में जागृत हुई। आखिरकार, उसके लिए ऐसे कौशल हासिल करना असंभव नहीं था, क्योंकि उसकी मां एक केमिकल इंजीनियर थी, इसलिए उसके अंदर कुछ विज्ञान जीन थे। तीसरा और अंतिम आई आत्मसात और योग्यता का कार्य करने वाला था, जिसे जीनियस आई कहा जाता है। यह आई विभिन्न विज्ञान पत्रिकाओं में कुछ शोधपत्र प्रकाशित करेगा जो बहुत ही क्रांतिकारी और सत्य के करीब होंगे, लेकिन दूसरों को उससे आगे निकलने के लिए आवश्यक बूट देने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इसका काम मूलतः वैज्ञानिकों की दुनिया में उनके नाम को प्रसिद्धि दिलाना था, ताकि अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक भी यह जान सके कि एक उभरता हुआ बालक है, जिसे विज्ञान के देवता ने स्वयं ज्ञान प्रदान किया है। प्रतिष्ठा इसलिए जरूरी थी क्योंकि अगर उन्होंने अपनी प्रयोगशाला खोली और आधिकारिक तौर पर अपने नतीजे प्रकाशित किए, तो सबसे पहला विरोध विज्ञान समुदाय में होगा। वे हमारे द्वारा की गई बहुत सी महान तकनीकी प्रगति के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन जैसा कि कहा गया है, मानवीय तत्व हर चीज को दागदार कर देते हैं। जहां बुद्धि पनपती है, वहां अहंकार पनपता है, और यह निरंतर बढ़ता जाता है। कोई भी पुराना वैज्ञानिक अवचेतन रूप से यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि कहीं से कोई बदमाश अचानक उठ खड़ा हुआ और उस समस्या का समाधान कर दिया जिससे वे वर्षों से उलझे हुए थे, और इसलिए वे उसमें बाधा डालेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने एक नज़र डाली और महसूस किया कि यह सच है, वे सकारात्मकता को देखने से इनकार कर देंगे और केवल नकारात्मकता को देखेंगे और फिर उसे बड़ा चढ़ाकर पेश करेंगे। हालांकि, अगर दांते ने सच्चाई के करीब एक अद्भुत बच्चे के रूप में अपनी छवि बनाई होती, तो शायद कुछ लोग उसके खिलाफ भी नहीं जाते। हो सकता है कि बुजुर्गों के बीच भी उसके कुछ प्रशंसक हों, क्योंकि वैज्ञानिक ऐसे किसी भी व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो उन्हें सही मायने में ज्ञान दे सके और उन्हें आश्चर्यचकित कर सके। संक्षेप में, लक्ष्य ये था कि ये घमंडी लड़का कहाँ से आया है, इसकी योग्यताएं कहाँ हैं, को बदलकर हम, अगर यह एक शानदार युवक है, तो यह संभव हो सकता है, कर दिया जाए। उन्हें सेट करने के बाद, डांटे ने पीछे खड़े होकर देखा कि सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा था। क्वांटम कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्लग या पोर्ट की आवश्यकता नहीं थी, यह उसकी चिप की तरह किसी भी नेटवर्क से जुड़ सकता था। टाइकून एआई डांटे के खातों और ऋणों को अपने नियंत्रण में ले लेगा, तथा खोजों को एकत्रित करते समय जो भी भुगतान करना होगा,
वो करेगा, विद्यार्थी ए आए, उसके विद्यालयों से उसके प्रमाण पत्र लेगा और फिर उसके जैसा कार्य करेगा, ऑनलाइन अध्ययन करेगा तथा जीनियस ए आए, उसकी छोटी मोटी सफलताओं के बारे में विभिन्न पत्रिकाओं से संपर्क करेगा और उसकी विश्वसनीयता के साथ साथ प्रसिद्धि भी अर्जित करेगा। ये देखकर कि सब कुछ सेट था, डांटे संतुष्ट था। किसी भी चीज की निगरानी करने और व्यापक नियमों और आदेशों के सेट को बनाए रखने के लिए मदर एआई भी मौजूद था, जिसे डांटे ने बेसलाइन के रूप में इनपुट किया था। ये देखा जा सकता था कि जिस समय डांटे दूर था, उस समय ये छोटा सा काला बक्सा दुनिया को उलट-पुलट कर सकता था और ऐसी चीजें कर सकता था, जिनके बारे में कोई मनुष्य सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मजेदार बात ये थी कि यह तो केवल हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा था। दांते ने एक कदम पीछे हटकर अपने आप को सिर हिलाकर स्वीकृति दी और फिर अनंत ब्रह्मांड में चला गया। जब वह दिखाई दिया, तो वह अपने बेडरूम में था, अभी भी उसी जगह पर बैठा हुआ था जहां से वह गया था। जाहिर है, कुछ भी नहीं बदला था क्योंकि वह केवल कुछ ही मिनट दूर रहा था, और डांटे को आखिरकार थकान महसूस हुई जो थोड़े समय में इतने सारे उद्देश्यों को पूरा करने के साथ आई थी। उसने आह भरी और अपने एक्सोसूट को अपने शरीर में धंसने दिया क्योंकि वह कम कपड़ों में सोना पसंद करता था। इस तरह, वो युवक अपने आरामदायक बिस्तर पर लेट गया और सोने से पहले कमरे को अपने बचपन के बेडरूम जैसा बना दिया। डिस्क्लेमर: ये ऑडियो नॉवेल केवल मनोरंजन और काल्पनिक कहानी के लिए है। इसमें मौजूद सभी पात्र, घटनाएं और कहानियां काल्पनिक हैं। यदि ये किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से मेल खाती हैं, तो ये केवल एक संयोग होगा। ये सामग्री 18 जोड़ दर्शकों के लिए हो सकती है, इसलिए बच्चे और कम उम्र के लोग इसे न सुनें। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की घृणा, गैर कानूनी या अनैतिक गतिविधि को बढ़ावा देना नहीं है। यदि आपको ये सामग्री पसंद आए, तो हमारे चैनल जेटी नॉवेल लीजेंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद।